हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में धातु तथा अधातु का जो टॉपिक बचा था उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम धातु तथा अधातु में पढ़ते हैं। जो हेडिंग है हमारी पहली वो है धातु क्रम। ठीक है, तो धातु क्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी धातु प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां जो है मिली होती हैं। दोस्तों, प्रकृति में उपस्थित धात्विक खनिजों यानी कि अयस्क से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु का निष्कर्षण ही हमारा धातु कर्म कहलाता है। देखते हैं अब खनिज। ठीक है, तो खनिज प्रकृति में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ है। खनिज प्रकृति में उपस्थित यानी कि प्रकृति में जो पाए जाते हैं वह रासायनिक पदार्थ जो अकार्बनिक यानी कि अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक निश्चित एवं समरूप रासायनिक संरचना वाले होते हैं। वस्तुतः उन्हीं पदार्थों को खनिज कहा जाता है जिन्हें खनन के माध्यम से प्राप्त करना संभव हो, यानी कि उन्हें खन के दोस्तों जो है पृथ्वी से यानी कि मिट्टी से जिन्हें खोद कर निकाला जा सकता है। खोद कर निकालने के माध्यम से ही उन्हें जो है इसमें खनिज कहा जाता है। उन्हें यानी कि आप उन्हें खन के या खोद कर निकाल सकते हैं, उन्हीं को खनिज कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं खनिज यानी कि प्रकृति से जो प्राप्त खनिज होते हैं उन्हीं को खनिज कहा जाता है और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा धात्विक खनिज और जो है दूसरा है हमारा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज वह होते हैं दोस्तों जिनमें धात्विक खनिजों में धातुएं उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज उन्हें कहते हैं जिनमें धात्विक खनिज में धातुएं उपस्थित होते हैं, वह हमारे धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक खनिज वह होते हैं दोस्तों अधात्विक खनिजों में धातुएं हमारे जो है अनुपस्थित होते हैं यानी कि नहीं पाए जाते हैं, वह हमारे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो धात्विक और अधात्विक में यही अंतर था दोस्तों। आगे देखते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क के बारे में देखते हैं तो वह खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक हो। वह खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक हो तथा उस खनिज से धातु का निष्कर्षण सरल एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, तो उनमें उपस्थित धातु विशेष का अयस्क कहा जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते। यहाँ पर देखते हैं जो खनिज होते हैं उनमें जो है धातु की मात्रा अधिक होती है और अशुद्धियां जो है कम होती है। यहाँ पर उदाहरण के हिसाब से हम देखते हैं फिगर में, तो यहाँ पर क्या कहा गया, वह खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक होती है वह खनिज धातु का निष्कर्षण, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा ये वाला पार्ट जो है ठीक है दोस्तों, इसमें जो है धातु जो है खनिज हमारा कोई यहाँ पर विशिष्ट धातु की मात्रा ज्यादा है जो है हमारा ये, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो हमारा खनिज है और जिसकी मात्रा कम है वो हमारा अयस्क हो गया। तो इस हिसाब से इसमें हो सकता है, यानी कि फिगर्स में आप समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो यहाँ पर है खनिज होते हैं सभी अयस्क, तो यहाँ पर जो है जो अयस्क है दोस्तों ये खनिज भी हो सकता है। ठीक है, अयस्क जो है ये हमारा खनिज भी हो सकता है परंतु जो खनिज है ये अयस्क नहीं हो सकता। यहाँ पर कहा गया है कि जो खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन जो अयस्क है वो खनिज हो सकता है। इस प्रकार से आप फिगर में समझ सकते हैं क्योंकि पेपर में फिगरों द्वारा पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अब धातु क्रम। ठीक है, धातु क्रम को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा अयस्क का सांद्रण, दूसरा है हमारा धातु का निष्कर्षण और तीसरा है हमारा धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं हम अयस्क का सांद्रण। इसके बारे में देखते हैं तो खनन के माध्यम से प्राप्त अयस्कों में अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, सिलिकेट्स
आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं या विद्यमान होते हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। गैंग किसे कहते हैं अभी हमने आगे बताया आपको। तो जिन्हें गैंग कहा जाता है, अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। आगे देखते हैं, अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है इसमें जो है गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है। दूसरा है हमारा चुंबकीय पृथक्करण। तीसरा है हमारा फेन प्लवन विधि, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले गुरुत्वीय पृथक्करण के बारे में। पहला है जो इसमें देखते हैं तो अयस्कों के सांद्रण की यह विधि धातु अयस्क तथा गैंग कणों के विशिष्ट गुरुत्व बलों में अंतर पर आधारित है। सामान्यतः धातु अयस्क उनमें उपस्थित गैंग कणों से भारी होते हैं। जब अयस्क चूर्ण को जल की धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के गैंग कण जो है जल के साथ तो बह जाते हैं तथा भारी अयस्क कण जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ये पाइप है ये इससे हमारे जल प्रवाहित होगी, ठीक है। जल प्रवाहित किया जाएगा इसके माध्यम से। अगर इसमें हम जो है कहा गया जो इसमें भारी कण बलों में अंदर प्रवाहित किया जाता है, सामान्यतः अयस्क में उनमें उपस्थित कणों को भारी होते हैं। ये इसमें जल के साथ अगर हम उपस्थित कणों को जो है डालकर प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे भारी कण होते हैं, ठीक है, जल तो हमारा बहता जाता है। ये हमारी जो है जल की धारा हो गई। और ये जो हमने बनाया है यहाँ पर ये है हमारा अधिक घनत्व वाले अयस्क कण। यानी कि जब जल में कण को हम प्रवाहित करेंगे तो जो हमारे अधिक घनत्व वाले अयस्क होंगे यानी कि कण होंगे वो जल की धारा में नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से बैठ जाएंगे, नीचे होते जाएंगे और जल जो है हमारा ऊपर से बहता चला जाएगा। एक पात्र लेंगे या फिर कोई बर्तन लेंगे हम जिसमें जल प्रवाहित जो हो रहा है हमारा उसमें एकत्रित करने के लिए, ठीक है। ये हमारा एकत्रित जो हो रहा है यह जल है या फिर पानी आप कह सकते हैं। तो जो ये नीचे जल के साथ जो नीचे बहता हुआ आया, जो हल्के कण थे वो तो पानी के साथ बह गए, लेकिन जो भारी कण थे हमारे वो जल में जो नीचे बर्तन हमने रखा था जल एकत्रित करने के लिए वो नीचे की परत में एकदम जो अधिक घनत्व वाले कण थे वो नीचे के बैठ गए, नीचे आकर के। इस तरीके से हमने यहाँ पर दर्शाया है, आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा जल है और ये कम घनत्व वाली अशुद्धियां हैं। यहाँ पर जब जल के साथ हमने कणों को प्रवाहित किया तो ये जो जल के साथ जो हल्के वाले कण थे वो जल यहाँ पर जल के साथ बहते हुए ये कम घनत्व वाले कण नीचे बैठ गए आकर के और ये हमारा जल है। और जो अधिक घनत्व वाले कण थे वो जल के साथ ही यहीं पर अलग हो गए दोस्तों। इस तरीके से वो बैठते हुए चले गए, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से इस प्रकार से हमने समझा इसको। फिर देखते हैं दोस्तों दूसरा वाला जो है हमारा वो है चुंबकीय पृथक्करण। इसके बारे में देखते हैं। तो यदि अयस्क कणों अथवा गैंग कणों में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला है तो अयस्कों के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में धातु अयस्क का बारीक चूर्ण बनाकर उसे चुंबकीय रोलर से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में गैर चुंबकीय कण रोलर से दूर तथा चुंबकीय कण रोलर के जो है समीप एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से कहा गया है इसमें कि इस विधि में अयस्क का बारीक चूर्ण बनाकर उसे चुंबकीय रोलर से गुजारा जाता है। तो यहाँ पर जो है अयस्क का बारीक चूर्ण यहाँ पर इसमें जो है डाला जाता है दोस्तों। इसमें जब इसमें डाला जाता है तो इस माध्यम से यहाँ पर गिरता है, ठीक है। इस जो है कीप में डाला जाता है अयस्क का बारीक चूर्ण तो यहाँ पर गिरता है। और जो है ये रोलर जब रोलर हमारा घूमता है तो ये जो अयस्क का बारीक चूर्ण है मिक्स है इसमें इस तरीके से आता हुआ
यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर डाला जाता है, यहाँ पर आता है रोलर के माध्यम से। तो जो हमारे अचुंबकीय कण होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं, यानी कि इधर आकर गिरेंगे, और जो हमारे चुंबकीय कण होते हैं वो रोलर के पास समीप गिरते हैं, यानी कि पास गिरते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चुंबकीय कण है और ये हमारे अचुंबकीय कण है, ये हमारा चुंबकीय रोलर है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है चुंबकीय पृथक्करण में। आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा फेन प्लवन विधि। इसमें देखते हैं तो यह विधि अयस्क कणों तथा गैंग कणों के जल एवं तेल में भीगने के गुणों में अंतर पर आधारित होता है। इस विधि के माध्यम से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एक पात्र में अयस्क चूर्ण, चीड़ का तेल, फेन अस्थायी कारक, एनिलीन अथवा क्रिसाल तथा जल मिलाकर वायु प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में अयस्क कण तेल में भीगकर झाग के रूप में जल के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं तथा गैंग कण जल में भीगकर पात्र में नीचे रह जाते हैं। तो देखते हैं, एक पात्र में अयस्क चूर्ण, चीड़ का तेल तथा फेन अस्थायी कारक लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फिगर के माध्यम से दोस्तों, तो ये है हमारा एक पात्र, यानी कि एक बर्तन है जिसमें जल को रखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हमारा बर्तन हो गया जिसमें जो है जल तथा चीड़ का तेल मिलाया गया यहाँ पर, ठीक है। जो खाली स्थान दिख रहा है ये हमारा जल तथा चीड़ का तेल इसमें मिलाया गया, और यहाँ पर वो जब इसमें वायु जो है वायु प्रवाहित की जाती है दोस्तों, जल तथा चीड़ के तेल में वायु जो प्रवाहित की जाती है तो जो झाग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो झाग उत्पन्न होते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे शुद्ध अयस्क जो है यहाँ पर कहा गया है क्या, देखते हैं। तो हाँ, इस प्रक्रिया में अयस्क कण तेल में भीगकर झाग के रूप में जल के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। तेल में भीगकर झाग के रूप में जल के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। झाग के रूप में जल के रूप में एकत्रित हो जाते हैं जब वायु प्रवाहित की जाती है, तथा जो हमारी अशुद्धियां होती हैं दोस्तों वो जल के नीचे ही बैठ जाती है, ठीक है। जल के नीचे सतह पर बैठी रहती हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अशुद्धियां लेकर दर्शाया भी है। तो ये प्रक्रिया होती है इसमें फेन प्लवन विधि में। आगे देखते हैं दोस्तों, अब तीसरा वाला जो था हमारा वो है धातु का निष्कर्षण। जो तीसरा वाला भाग था हमारा वो था धातु का निष्कर्षण। अब इसको देखते हैं, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा अधिक सक्रिय धातुएं और दूसरा है हमारा जो है वो है मध्यम और कम सक्रिय धातुएं, ठीक है। तो अधिक सक्रिय धातुएं में एक विधि पाई जाती है दोस्तों जो है विद्युत अपघटन विधि, ठीक है। अधिक सक्रिय धातु में विधि है जो वो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है इसमें। और मध्यम यानी कि कम सक्रिय धातुओं में दो विधि पाई जाती है। पहली है जो है भर्जन विधि और दूसरा है निस्तापन विधि। तो देखते हैं पहले हम विद्युत अपघटन विधि के बारे में। यहाँ पर देखते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्कों का सांद्रण करने के पश्चात इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आदि धातुओं को उनके गलित क्लोराइड्स का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निपेक्षित हो जाती हैं तथा धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन का संकेंद्रण हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो फिगर के माध्यम से ये जो है हमारी बैटरी है, ठीक है। बैटरी लगी हुई है जिसमें तार जुड़े, इलेक्ट्रॉनिक तार जुड़े हुए हैं। ये दोनों हमारे एक रॉड हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमारे, ठीक है। तो जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड्स है हमारा इसे कहते हैं एनोड, और जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है हमारा इसे कहते हैं कैथोड, ठीक है। इसे कहते हैं कैथोड, हमने लिखा भी है। और देखते हैं तो यहाँ पर जब इसमें जो है दोस्तों NaCl को डाला जाता है, तो जब ये NaCl हमारा टूटता है तो NaCl जो है हमारा जब टूटता है तो Cl जो है माइनस जो है माइनस में टूटता है और Na हमारा प्लस में टूटता है। तो जो हमारा
NaCl है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ जाएगा और Cl जो है नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है हमारी विद्युत अपघटन विधि में। आगे देखते हैं अब भर्जन विधि और निस्तापन विधि। आगे देखते हैं दोस्तों अब भर्जन के बारे में देखते हैं। तो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है, तब यह प्रक्रिया हमारी भर्जन कहलाती है। इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को भट्ठी में वायु की नियमित आपूर्ति के साथ गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित सल्फर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और जो अयस्क से वायु में मुक्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें परिणाम स्वरूप केवल धातु ऑक्साइड हमारा बच जाता है या शेष रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पर है सल्फाइड अयस्क प्लस ऑक्सीजन को जब जो है तापन किया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है, तब धातु ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो हमारा मुक्त हो जाता है और बचता क्या है, धातु ऑक्साइड हमारा बच जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो जिंक सल्फाइड को जब तापन किया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है 2ZnS प्लस 3O2। ठीक है, इसको जब तापन किया यानी गर्म किया जाता है तो हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा मुक्त हो जाता है और बचता क्या है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो लेड सल्फाइड को जब तापन यानी कि गर्म किया जाता है तो हमारा बनता है लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड हमारा मुक्त हो जाता है और लेड ऑक्साइड हमारा बच जाता है। आगे देखते हैं अब निस्तापन प्रक्रिया में। तो इसमें देखते हैं सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है या कहते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में अथवा वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और परिणाम स्वरूप वाष्पशील पदार्थ अयस्क से पृथक हो जाते हैं यानी कि अयस्क से अलग हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष हमारा रह जाता है या शेष बच जाता है। यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन में तो CaCO3.MgCO3 ये हमारा जो है ठोस अवस्था में है यानी कि ठोस में है, और इसको जब हम तापन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमारा बनता क्या है, CaO। ठीक है, और प्लस MgO प्लस 2CO2। तो यहाँ पर तो ये दोनों ठोस अवस्था में और ये गैस अवस्था में है। तो यहाँ पर जो ये है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, इससे जब यानी कि इसको जब गर्म किया जाता है, तापन किया जाता है, तो ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट का ठोस मिश्रण है ये, जिसे तापन यानी कि गर्म करते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम डाइऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये प्रक्रिया होती है इसमें निस्तापन में। आगे देखते हैं दोस्तों अब गैंग किसे कहते हैं देखते हैं। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ये है दोस्तों धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, ये हेडिंग जो पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं धातु का शुद्धिकरण। क्या हुआ कि ये हेडिंग ऊपर डाल के हमने ये सब लिख डाला था, लेकिन बनाने से पहले ही भूल करके इसको मिटा दिए, तो इसलिए फिर से इसको लिखना पड़ा। तो हेडिंग हमारी जो है यहाँ पर लिख दिए हैं इसको, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा कि धातु का शुद्धिकरण इसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक है।
तो गैंग हमने समझा किसे कहते हैं। पृथ्वी से खनिज, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। और आगे है गालक। गालक देखते हैं तो अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स या गालक कह सकते हैं आप, ठीक है। और आगे है धातुमल। धातुमल को देखते हैं तो अयस्क में उपस्थित गंदगी तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर धातुमल कहते हैं या इन्हीं दोनों को मिलाकर के धातुमल कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं तो धातुमल बना किससे है, तो हमने बताया अभी जो है फ्लक्स और जो है यहाँ पर उपस्थित गंदगी बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिला अयस्क में उपस्थित जो गंदगी होती है और फ्लक्स, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा ये है गैंग और फ्लक्स को मिला करके हमारा धातुमल बना है। आगे देखते हैं अब महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क। महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम इसमें देखते हैं तो 4 अयस्क लिखे हैं इसके हमने। पहला है हमारा बॉक्साइड, दूसरा है हमारा डायस्पोर, और तीसरा है हमारा कोरंडम, चौथा है हमारा क्रायोलाइट। ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये धातु है और इसके अयस्क हैं। आगे है कापर धातु के अयस्क देखते हैं तो पहला है इसमें कापर पायराइट, ठीक है। दूसरा है कापर ग्लास चिल्कोसाइड जिसको कहते हैं। तीसरा है हमारा क्यूप्राइट, चौथा है मेलेकाइट, ठीक है। आगे देखते हैं कैल्शियम धातु का अयस्क देखते हैं तो पहला है डोलोमाइट, दूसरा है कैल्साइट, तीसरा है जिप्सम, चौथा है हमारा एस्बेस्टस। अब आगे देखते हैं यहाँ पर सोडियम धातु का अयस्क देखते हैं तो पहला है साधारण नमक, दूसरा है चिली साल्ट पीटर, तीसरा है बोरेक्स और चौथा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये थे सोडियम के जो है अयस्क। आगे देखते हैं दोस्तों, अब जिंक धातु का अयस्क देखते हैं तो पहला है इसमें जिंकाइट हो गया, दूसरा है जिंक ब्लेंड, तीसरा है कैलामाइन, ठीक है। और लेड धातु का अयस्क देखते हैं तो पहला है इसमें गैलेना और दूसरा है सिरुसाइट। मरकरी का देखते हैं तो है ये सिनेबार, मरकरी का सिनेबार। टिन का है यहाँ पर है टिन का जो एक ही है वो है कैसेटेराइट है। और लोहा का है देखते हैं तो 4 लिखा है हमने इसका। पहला है इसमें मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है सीनेराइट और चौथा है आयरन पायराइट, ठीक है, आयरन पायराइट। अब देखते हैं आगे थोरियम का एक है जो है मोनाजाइट, थोरियम का है मोनाजाइट। तो ये थे जो है धातु और इसके अयस्क। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।